हेलो एवरीवन, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है भारतीय रेलवे का प्रथम अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र, इंडियन रेलवेज फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो प्रसंग देखते हैं। जनवरी 2020 में भारतीय रेलवे ने सरकारी क्षेत्र के पहले अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र की स्थापना भुवनेश्वर में की और भुवनेश्वर में मैनचेश्वर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में की गई। तो ये भारतीय जो है क्षेत्र में पहला जो है अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र स्थापित किया गया है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है देखते हैं। जो ये संयंत्र है उसकी क्षमता जो है 500 किलोग्राम अपशिष्ट परिशोधन की है। 3 महीने में तैयार यह अपशिष्ट से ऊर्जा निर्माण संयंत्र एक पेटेंट प्रौद्योगिकी पॉलीक्रैक पर आधारित है। यह विश्व की प्रथम पेटेंट विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के कचरों, फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बनिक द्रव, ईंधन, कार्बन गैस एवं जल में परिवर्तन करने की क्षमता है। तो अब क्या है ये अपशिष्ट जो है अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनसे जो है ऊर्जा निर्माण करने का संयंत्र है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो है विषम उत्प्रेरक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट टाइप के हम कचरे या जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो हम डालते हैं और उनको जो है हाइड्रोकार्बनिक जो द्रव होते हैं, हाइड्रोकार्बनिक जो आपके द्रव हैं और ईंधन, कार्बन गैस और जल में इनको कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो ईंधन, कार्बन और जल में परिवर्तित हो जाता है। पॉलीक्रैक ऊर्जा संयंत्र के सभी प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट, पेट्रोलियम, गाद और अनसेग्रीगेटेड अपृथक्कृत म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, ऑटोमोबाइल और जैविक अपशिष्टों का प्रयोग किया जाता है। तो जितनी टाइप की ये अपशिष्ट हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो गई या जो है सेग्रीगेटेड जो अपृथक्कृत आपके म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है, ऑटोमोबाइल तथा जैविक अपशिष्ट हैं, इनको सारे को ये जो है कन्वर्ट कर देता है ईंधन में, कार्बन में, गैस में या जल में। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा महादायी परियोजना। महादायी बेसिन में कालासा बांदूरी नाला सिंचाई परियोजना की लागत में विलंबित अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के कारण 20 वर्षों में भारी वृद्धि हो गई है। ठीक है, किसमें? महादायी बेसिन में कालासा बांदूरी नाला की सिंचाई जो परियोजना है उसमें विलंब जो है हुआ और उसमें क्या हो गया, 20 वर्षों में इसमें लागत में इसकी भारी वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो कितनी वृद्धि हुई है ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं। कालासा बांदूरी नाला परियोजना कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के 3 जिलों बेलगावी, धारवाड़ और गड़क के पेयजल की आपूर्ति करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो कालासा बांदूरी नाला परियोजना है वो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और ये किसके लिए जो है, किस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था? ये पेयजल की आपूर्ति के लिए किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि इस परियोजना के तहत महादायी नदी की 2 सहायक नदियों कालासा और बांदूरी नदी के जल को मालाप्रभा नदी के तरफ मोड़ने हेतु निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। तो महादायी की 2 सहायक नदियाँ कौन सी हैं? कालासा और बांदूरी। और इन नदी के जलों को मालाप्रभा नदी की तरफ मोड़ने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, मालाप्रभा नदी से धारवाड़, बेलगांव और गड़क जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। महादायी नदी विवाद अधिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। नदी जल विवाद में 3 राज्य गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र शामिल हैं। तो पहले तो आप देखेंगे कौन कौन से राज्य शामिल हैं? गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ठीक है, और ये जो परियोजना है वो कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, महादायी परियोजना। तो देखिए महादायी नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, ये भी ध्यान रखना है, जिसका उद्गम स्थल कर्नाटक के बेलागावी जिले के भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट में ये उपस्थित है। भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वहाँ पे जो है वहाँ उसका उद्गम क्षेत्र या ओरिजिन जो है स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है भारत में 5 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की मृत्यु दर अधिकतम। तो इंडिया में हमारे जो 5 वर्ष से कम ईयर्स की जो बच्चियां हैं उनकी मृत्यु दर जो है, उनका डेथ रेट मैक्सिमम है।
देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल मृत्यु दर पर गठित एक अंतर एजेंसी द्वारा जारी बाल मृत्यु दर स्तर एवं चलन रिपोर्ट 2019, ठीक है, कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ एक जो है एजेंसी है उनकी, और उसमें जो है जारी किया जाता है बाल मृत्यु दर या बाल मृत्यु का स्तर एवं चलन की रिपोर्ट 2019 की। में भारत में 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं में मृत्यु दर की इसी आयु वर्ग की तुलना में ज़्यादा पाई गई है। जो ये आयु वर्ग है 5 से जो है 5 ईयर्स से बिलो का, वहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है, गर्ल्स की कैटेगरी में। मेन पॉइंट्स क्या है देखते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2018 में बहुत कम देशों में बाल मृत्यु दर में लैंगिक असमानता पाई गई। पूरे विश्व में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग में बालकों के जीवित रहने की संभावना बालिकाओं की तुलना में कम पाई गई है, ठीक है। तो देखिए, बालकों के जीवित रहने की जो है संभावना बालिकाओं से कम पाई गई है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। भारत जो बायोलॉजिकल रीजंस हैं, इम्यूनिटी है, ये सारे रीजंस हैं, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। भारत की वर्ष 2017 की प्रदर्शित पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत नवजात शिशु की मृत्यु दर मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश राज्य में क्रमशः 32, 33, 30 प्रति हजार प्रसव के बाद जीवित शिशु की दर्ज की गई है। तो देखिए, जो नवजात शिशु हैं वहाँ पे मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का जो है आंकड़ा दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में 1000 में से जो है 32 बच्चों की क्या हो जा रहा है, बाल मृत्यु जो है हो जा रही है, ठीक है। फिर उड़ीसा में 33 की और उत्तर प्रदेश में 30 की, ठीक है। भारत की नवजात शिशु मृत्यु दर 1000 प्रसव पश्चात जीवित शिशुओं के सापेक्ष 25 है। अगर हम इंडिया का देखें, इंडिया एज अ होल, तो 25 जो है जो बच्चे हैं वो क्या होता है, उनकी मृत्यु दर 1000 में से 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, नवजात जो बच्चे होते हैं। झारखंड, बिहार, उत्तराखंड ने 5 वर्ष से नीचे आयु वर्ग में सबसे अधिक लैंगिक अंतर प्रदर्शित किया है। तो सबसे ज़्यादा लैंगिक अंतर कहाँ पे है? झारखंड, बिहार और उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? झारखंड में, ठीक है। जो लैंगिक स्तर मतलब जेंडर जो है डिस्पैरिटी, जो मेल है वो ज़्यादा है और फीमेल कम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में अनुमानित नवजात शिशु मृत्यु के मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर है, ठीक है ना। नवजात जो शिशु हैं उनकी जो डेथ रेट है वो जो है यूपी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट का नाम है बाल मृत्यु का स्तर एवं चलन 2019, और इसमें 5 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों की इसी आयु की तुलना में ज़्यादा पाई गई है। तो हमने देखा कि झारखंड में 5 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उनमें लैंगिक अंतर सबसे ज़्यादा पाया गया है। और जो आपका इंडिया का ओवरऑल देखें तो नवजात शिशु मृत्यु है जो वो क्या है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 25 है, 25 है 1000 में, ठीक है। 1000 में 25 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। और जो नवजात शिशु मृत्यु का जो मामला है उसमें उत्तर प्रदेश सबसे शीर्ष पर है। नेक्स्ट है हमारा एकल स्वास्थ्य अनुसंधान, वन हेल्थ रिसर्च। देखिए, वन हेल्थ रिसर्च की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रकृति पर्यावरण विनाश, वैश्विक व्यापार आवागमन यानी कि ट्रेवल, और औद्योगिक खाद्य उत्पादन पद्धति ने जानवरों से मनुष्यों के बीच रोगाणुओं के संचरण के लिए कई रास्ते निर्मित कर दिए हैं। मतलब ह्यूमन से जो एनिमल्स का इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ह्यूमन टू एनिमल। तो मानव स्वास्थ्य और घरेलू तथा जंगली जानवरों के स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण मिलन बिंदु यानी क्रिटिकल इंटरसेक्शन तथा पर्यावरणीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक नए एकीकृत ढांचे के निर्माण की आवश्यकता है। वन हेल्थ, इसको बोलते हैं वन हेल्थ। मतलब क्या है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन की वजह से एक क्रिटिकल इंटरसेक्शन हो गया है, और उसकी वजह से एक हेल्थ की जो है निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि जो इन्फेक्शंस है वो बहुत जो है तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए, वन हेल्थ नीति का प्रयोग 1950 के दशक में वन हेल्थ की संकल्पना का प्रयोग जो है किया जा चुका है। वर्ष 1957 में कर्नाटक के शिमोगा जिले में एक नई बीमारी क्यासनूर फॉरेस्ट, क्या नाम है, क्यासनूर फॉरेस्ट
क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़, जिसे मंकी फीवर भी के नाम से जाना जाता है, उसका जो है उभार हुआ। ऐसे में क्या है कि KFD जो एक रक्तस्रावी बुखार था, कोविड-19 से भी खतरनाक था ये। इस बीमारी से लड़ने के लिए विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संगठन जो रॉकफेलर फाउंडेशन है और वायरस अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान जिसको कहते हैं, WHO तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने संयुक्त रूप से मिलकर काम किया था। 4 संस्थाएं जो है मिलकर काम की थी। किसके लिए? क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के लिए। कौन कौन सी थी? आपकी है रॉकफेलर फाउंडेशन, वायरस अनुसंधान केंद्र जिसको कहते हैं राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान, WHO और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। रॉकफेलर फाउंडेशन वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ साथ प्रयोगशाला की सुविधा भी प्रदान करता है। वायरस अनुसंधान केंद्र पश्चिमी घाट के वनों में रोग वाहकों की खोज तथा मृत बंदरों के शवों का परीक्षण करता है। तो जो मृत बंदर हैं उनके शवों का परीक्षण किया जाता है कि जो है इसमें वायरस अनुसंधान करने के लिए ये किया जाता है। अब जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और WHO से BNHS WHO से वित्तीय सहायता प्राप्त करता है और यह प्रवासी पक्षियों की महाद्वीपीय सीमा पार से बीमारियों या जो पैथोजेंस हैं के लाने की संभावना का अध्ययन करता है। जो सीमा के पार, जो महाद्वीप है उसकी सीमा से बाहर से जो कोई पक्षी आता है तो वो कौन कौन से डिजीज़ अंदर ला सकता है कंट्री में, उसकी संभावना का अध्ययन करता है। यह प्रयोग KFD के नियंत्रण में बहुत उपयोगी रहा है। वर्तमान में इसी मॉडल पर आधारित वन हेल्थ नीति को लागू करने की ज़रूरत है। तो वन हेल्थ नीति पे ये लोग जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वन हेल्थ नीति लानी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स का इंटरेक्शन जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चाहे वो कृषि करने का तरीका हुआ और चाहे वो बहुत डिफरेंट तरीक़ों से जो है जो उनका संपर्क है एनिमल्स का ह्यूमन का वो बढ़ गया है। देखिए नेक्स्ट है हमारा है इसी में वन हेल्थ नीति लागू करने के लिए आवश्यक अनुमति। तो अनुमति अब लेनी पड़ेगी। देखिए भारत में वन हेल्थ अनुसंधान को क्रियान्वित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग के साथ साथ ICMR, सैन्य बलों के निर्देशक, वित्त तथा विदेशी मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जानवरों पर प्रयोग के निरीक्षण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनी समिति तथा अन्य से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो अभी हमने देखा क्यासानूर जो आपका डिजीज़ था उसके लिए 4 फाउंडेशंस जो है कौन सा था, रॉकफेलर फाउंडेशन और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान, फिर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन WHO, इन सारे लोगों ने मिलकर काम किया था। तो ऐसे ही वन हेल्थ नीति जब लागू होगी तो उसके क्रियान्वयन के लिए भी कुछ ज़रूरी जो है अनुमति लेनी पड़ेगी और इसमें बहुत सारी संस्थाएं हैं जैसे ICMR है, सैन्य बल के निर्देशक हो गए, आपके विदेश मंत्रालय हो गए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के लोग हैं, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण और जानवरों पर प्रयोग के लिए जो निरीक्षण को नियंत्रित करते हैं उसके उद्देश्य से बनी समिति है, उनका भी अनुमोदन ज़रूरी है। देखिए जेनेटिक बीमारियों से लड़ने के लिए संस्थागत बाधाओं को दूर करके एक समेकित वन हेल्थ फ्रेमवर्क का क्रियान्वयन करना बहुत ही आवश्यक हो चुका है। तो ये हमारा कवर हुआ। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं महिलाएं जो हैं स्थायी कमीशन को पाने के हकदार, ठीक है ना। स्थायी कमीशन क्या है, परमानेंट कमीशन को पाने के लिए विमेंस जो है एलिजिबल हैं। देखते हैं क्या है। हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय ने अल्प सेवा कमीशन की योग्य महिलाओं को स्थायी कमीशन एवं कमांड पोस्ट देने का आदेश किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिया है कि जो अल्प सेवा कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो एलिजिबल जो है हमारी विमेंस हैं उनको स्थायी यानी परमानेंट कमीशन और कमांड पोस्ट देने का जो है उन्होंने आदेश दिया है। अदालत ने यह फैसला अल्प सेवा कमीशन SSC प्राप्त महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के वर्ष 2010 में निर्गत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा 10 वर्ष पूर्व दायर अपील की सुनवाई करते हुए किया है। तो देखिए हाई कोर्ट में क्या था, 2010 में जो दिल्ली हाई कोर्ट था उसके फैसले के विरुद्ध जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है ये, और 2010 में जो केंद्र सरकार थी उसने भी ऐसा अपील जो है दायर किया है। तो उसकी सुनवाई में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि जो विमेन हैं उनको भी जो है परमानेंट कमीशन में स्थान दिया जाएगा। देखते हैं कि जो अल्प सेवा कमीशन है या शॉर्ट सर्विस कमीशन है, योजना के तहत महिलाओं को वर्ष की समयावधि के लिए थल सेना में कमीशन प्रदान किया जाता है ना, जो 14 वर्ष की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है।
ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो इसको एक जो है लिमिटेड टाइम के लिए उनको थल सेना में जो है स्थान प्रदान किया जाता है और उसको 14 वर्ष तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। 1 फरवरी 2019 में जारी जो नीतिगत कथन में सरकार ने अल्प सेवा कमीशन या शॉर्ट सर्विस कमीशन प्राप्त महिला सैन्य अधिकारियों को युद्धक क्षमता, अस्त्रों व सेवा संभाग की 10 धाराओं में स्थायी कमीशन का अनुमोदन किया, परंतु यह कहा गया है कि महिला अधिकारियों को कोई कमांड नियुक्तियों की पेशकश न करके सिर्फ स्टाफ पदों पर नियुक्त की जाएगा। तो देखिए, जो महिला अधिकारी होंगी कोई कमांड जो है पदों पर नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि इनको स्टाफ पदों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। अब देखिए क्या मुख्य बिंदु है। सभी सेवारत महिलाएं सैन्य अधिकारी स्थायी कमीशन लेने हेतु पात्र होंगी। जितनी भी सेवारत महिलाएं हैं वो स्थायी कमीशन लेने के लिए पात्र होंगी, लेकिन कमांड नियुक्तियों में नहीं होंगी, वो स्टाफ नियुक्तियों में होंगी। अब है, अदालत ने सरकार के इस रुख को खारिज किया कि केवल 14 वर्ष से कम अवधि के सेवा काल पूरी कर चुकी महिलाओं को ही स्थानीय कमीशन देने पर विचार किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि महिला अधिकारी जो हैं वो गैर युद्धक क्षेत्र में कमांड पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगी। जो गैर युद्धक क्षेत्र है, ठीक है ना, जहाँ पे जो है युद्ध नहीं है, गैर युद्धक एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो है महिलाएं कमांड पदों पर भी आ सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा वो CDS है, चीफ डिफेंस स्टाफ। तो देखिए 31 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत को देश का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। तो पहले देश के चीफ डिफेंस स्टाफ है हमारे आपके भारतीय सेना प्रमुख बिपिन रावत। सेना प्रमुख जो हैं 31 दिसंबर 2019 को सेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए हैं और इसी दिन जो है CDS के रूप में उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया है। जो बिपिन रावत जी हैं वो 62 वर्षीय हैं और 65 वर्ष की उम्र तक वो पद पर रहेंगे। तो यानी कि जो टेन्योर है, जो टाइम है इनका, वो है 65 ईयर्स। ठीक है, 65 ईयर्स के एज तक कोई भी चीफ डिफेंस स्टाफ जो है नियुक्त हो सकता है। अब चीफ डिफेंस स्टाफ है क्या? देखिए, चीफ डिफेंस स्टाफ का विचार एकदम नया नहीं है, बल्कि 1919 के कारगिल युद्ध के बाद ही इसकी मांग उठती रही है बार बार। देखिए, कोऑर्डिनेशन कभी भी कहीं होता तो सारे जो है सेना अध्यक्ष हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सेना के बीच में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो इसकी वजह से जो 1999 में कारगिल जो है युद्ध हुआ उसके बाद इसकी मांग जो है, इसकी डिमांड हमेशा होती रही कि चीफ डिफेंस स्टाफ का गठन किया जाना चाहिए। वर्ष 2001 में तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है बनाया गया और इसमें भी जो है CDS की सिफारिश की गई थी। इस पद का गठन सेना के तीनों अंगों थल, जल और सैन्य के बीच सामंजस्य बैठाने हेतु किया जाएगा। ठीक है ना, तीनों जो हमारे सेना के तीनों अंग हैं, थल है, जल है और नौसैन्य है, उनके बीच जो है सामंजस्य बैठाने के लिए CDS का जो है गठन किया जाएगा। CDS तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी होंगे। ठीक है, जो CDS होंगे वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च जो है अधिकारी होंगे। तो CDS के कार्य, उनकी भूमिका को देखते हैं हम। CDS का एक प्रमुख कार्य सरकार के लिए एक सूत्री सलाहकार होना है। ठीक है, सरकार के लिए एक सूत्री सलाहकार होना है। CDS सेनाओं के दीर्घकालिक नियोजन, खरीद, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक का समन्वय का कार्य भी करेंगे। क्या करेंगे? एक तो ये सलाहकारी जो है सलाहकार होंगे, सरकार के लिए जो मेन जो एडवाइजर्स हैं वो सेना की तरफ से वो देंगे। और क्या है कि दीर्घकालिक जो लंबे लॉन्ग टर्म के लिए जो नियोजन है, यानी कि जो प्लानिंग है या परचेज़ है कोई, या फिर कोई ट्रेनिंग है या लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो ये CDS जो है देखेंगे। इसके जो अतिरिक्त क्या काम है, चीफ स्टाफ जो समिति की अध्यक्षता भी CDS ही करेगा। चीफ स्टाफ समिति होगी और उसकी जो चेयरमैनशिप होगी वो उसकी जो है प्रेसिडेंट जो होंगे वो हमारे होंगे CDS। CDS रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार का कार्य करेंगे, बट नेचुरल है कि जो रक्षा मंत्रालय हमारा होगा डिफेंस ऑफिस, तो उसके लिए भी जो है सेना की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो एडवाइजरी रोल CDS प्ले करेंगे। CDS परमाणु कमान प्रशिक्षण के सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, परमाणु कमान जो प्राधिकरण है उसके सैन्य सलाहकार भी होंगे CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं
की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये जो है, जो आपकी रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं NAS की अध्यक्षता वाली रक्षा नियोजन समिति के सदस्य भी जो है CDS होंगे। देखिए, CDS अनावश्यक खर्च में कमी करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमता बढ़ाने के लिए तीनों सेवाओं के कामकाज में सुधारों को भी लागू करेंगे। ठीक है, तो क्या है, जो अनावश्यक खर्च है उसको कम करेंगे और सशस्त्र बलों की जो लड़ाकू क्षमता है उसको जो है बढ़ाने की कोशिश होगी वहाँ पे, और तीनों सेनाओं के बीच जो कामकाज है उनके जो है आपकी कामकाज की स्ट्रेटजी हो, चाहे उसका जो है वे हो, उसमें जो है एक सुधार, उसमें एक क्लियरिटी लाने का काम जो है CDS करेंगे। तो देखिए, इसमें है वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति ने CDS की सिफारिश की थी। ठीक है, कौन सी समिति थी, याद रखनी है, नरेश चंद्र समिति ने 2012 में CDS की सिफारिश की थी। इसके बाद लेफ्टिनेंट DB शेखतकर द्वारा भी CDS की सिफारिश 2016 में की गई। तो सबसे पहले 2012 में नरेश चंद्र समिति ने CDS की सिफारिश की, और उसके बाद लेफ्टिनेंट DB शेखतकर द्वारा भी 2016 में ये सिफारिश की गई थी। इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को लाल किले से CDS की घोषणा की। ठीक है, अब देखते हैं अन्य देशों में क्या प्रावधान है। लगभग सभी परमाणु हथियार वाले राष्ट्रों में CDS का पद का गठन किया गया है, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, चीन हो, स्पेन हो, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, सारे देशों में जो है CDS के पद का प्रावधान है। तो ये जो परमाणु हथियार वाले देश हैं उनके लिए CDS का बनाया जाना, एक CDS का प्रावधान करना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है दैट इज़ वेरी क्रूशियल थिंग। ठीक है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो देखिए, रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 22 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2017-18 के दौरान भारत में पंजीकृत आपराधिक रिकॉर्डों के आंकड़े जारी किए हैं। जितने भी भारत में रिकॉर्डेड अपराध हुए हैं उसके आंकड़े जो है कौन जारी किया है, जो है NCRB, नेशनल रिकॉर्ड जो है अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने। तो इसमें इसके अनुसार क्या है, रिपोर्ट के अनुसार कि इस टाइम में देश में संज्ञेय अपराध 50 लाख मामले दर्ज किए हैं। जो अपराध हमें पता है, बहुत सारे अपराध पता भी नहीं होते, लोग उसके लिए मामले दर्ज ही नहीं कराते हैं। ठीक है, FIR ही नहीं होती है। तो जो मामले हमें पता है वो 50 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान हत्या के मामले 3.6% की कमी आई है। तो जो मर्डर का केस है उसमें 3.6% की कमी आई है, और अपहरण के मामले 9% बढ़ गए हैं। अपहरण के मामले बढ़ गए हैं। पूरे देश में हुए अपराधों में से सबसे ज़्यादा अपराध 10.1% अपराध केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। सबसे अहम है जो महिलाओं के प्रति जो अपराध है तथा बच्चों के प्रति जो अपराध है उसके मामले भी उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश बहुत ही जो है हद तक अगर हम देखें तो सेफ़ नहीं है, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अपराध है और जो बच्चों के प्रति अपराध है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कुल 3,59,849 मामले हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में, ये आपको आंकड़े जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मामले कहाँ पे हैं, लेकिन सबसे शीर्ष पे कौन है ये आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, और जो है दूसरे नंबर पे हमारा महाराष्ट्र है, और जो है तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तो अपराध के मामले में सबसे जो है अच्छे श्रेणी में, सबसे ऊंचे श्रेणी में जो है वो यूपी को मानेंगे, वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। तो भारत में बच्चों की प्रति अपराध के वर्ष 2016 में जो है लगभग 1,70,000 केसेस दर्ज हुए थे, लेकिन 2017 में 18% बढ़कर केस और बढ़ गए। 16 से 17 में जो केसेस हैं 28% हैं, तो 16 से 17 में जो केसेस हैं वो 28% और इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इस मामले में भी यूपी पहले स्थान पे है, बच्चों के अपराध के मामले में भी यूपी पहले स्थान पे है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अब मामले बता रहे हैं कितने मामले, तो ये हमें जानना नहीं है।
एमपी में जो है 19,000 मामले, महाराष्ट्र में लगभग 16,000, दिल्ली में 7,000 और छत्तीसगढ़ में लगभग 6,000 मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ऊंचे स्थान पे जो हमारा है, सबसे टॉप पे है, वो जो है आपका यूपी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड 2019 रिपोर्ट। क्या है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का रिपोर्ट? देखिए 2019 की जो हमारी इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड रिपोर्ट है, INCS भी है बोलते हैं इसको, इनकी वार्षिक रिपोर्ट आ गई है और जो है ये है द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ द ड्रग्स एंड क्राइम, इनके द्वारा जारी किया गया है। तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट किसने जारी किया है? UNODC, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम। देखिए क्या है, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अवैध और लाइसेंस प्राप्त दवाओं का शीर्ष निर्माता होने के साथ ही इन दवाओं की तस्करी करने वाला देशों में से एक है। ठीक है ना? क्या है? अवैध और लाइसेंस प्राप्त दवाएं, दोनों तरीके की दवाएं हैं, अवैध हैं और लाइसेंस प्राप्त दवाएं हैं, दोनों का शीर्ष निर्माता है और इन दवाओं की तस्करी करने वाला भी शीर्ष देश भारत ही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने लाइसेंस प्राप्त दवा एवं संबंधित कच्चे माल के विनिर्माण, आयात और निर्यात संबंधी सांख्यिकी रिपोर्ट को तय सीमा में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। ठीक है ना? तो एक लिमिट होती है, एक सर्टेन टाइम के जो है अंदर ही क्या करना होता है कि एक रिपोर्ट जो है देनी होती है UNODC को। ठीक है, तो वो भारत ने सबमिट नहीं किया। तो रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर ड्रग ट्रैफिकर्स द्वारा अवैध दवाओं के बजाय फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी की जाती है। तो जो ड्रग ट्रैफिकर्स होते हैं वो अवैध दवाओं की तस्करी जो है ना करके फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी करते हैं। जैसे क्या हो गया, गांजा, हेरोइन, इन सब जो है क्योंकि नियंत्रित फार्मास्यूटिकल दवाओं की तस्करी पर देशों द्वारा कम दंड लगाया जाता है। अगर वो जो है ड्रग ट्रैफिकर्स जो है अवैध दवाओं की तस्करी करें तो बहुत ज़्यादा जो है दंड हो जाएगा, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं उस पर कम दंड लगाया जाता है, तो उसी की वो तस्करी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है भाषा जनगणना, लैंग्वेज सेंसस। भारत को सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विविध आयामों वाला देश कहा जाता है। यह एक ऐसा देश है जहाँ भाषा, निर्जातीय समूह, संस्कृति एवं रहन सहन को लेकर इतनी विविधता है कि इसको एक दुनिया की संज्ञा दी जाती है। तो एक जो है मतलब जो इंडिया है अपने आप में, उसको सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो है ही, लेकिन इंडिया को अपने आप में एक दुनिया की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उनकी रहने की स्टाइल अलग है, उनके खाने पीने का तरीका है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो देखते हैं, भारतीय भाषा जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनजातीय भाषाओं में प्रसार में कमी आई है। ठीक है, जो जनजातीय भाषाएं हैं उनके प्रसार में कमी आई है। अब देखिए एक तालिका है, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो संथाली भाषा है वो अनुसूचित भाषा है। ठीक है ना, अनुसूची में शामिल है संथाली। तो जो इसकी दशकीय वृद्धि है वो 13.81 है और ये पूर्वी भारत में बोली जाती है। तो संथाली कहाँ बोली जाती है? पूर्वी भारत में, और वो उस अनुसूची में शामिल है और उसकी दशकीय वृद्धि 13.81 है। बोडो जो है वो भी अनुसूची में है, वो भी अनुसूचित जो है लैंग्वेज है और वो असम में बोली जाती है, उसकी जो है दशकीय वृद्धि 9.81 है। बाकी देखिए अगर आप जितनी भी भाषाएं हैं, संथाली और बोडो में ही जो है दशकीय वृद्धि हमें पॉजिटिव सेंस में दिख रही है, लेकिन जो और हैं सेमा, फोन, लाहौली, कोरवा और लेप्चा, ये गैर अनुसूचित हैं और इनमें जो है दशकीय वृद्धि नहीं बल्कि ये निगेटिव में चले गए हैं, इनका जो प्रसार है वो बिल्कुल रुक गया है, निगेटिव में है। तो देखिए जो सेमा है वो नागालैंड में बोला जाता है, जो फोन है वो नागालैंड में बोला जाता है। ध्यान रखना है कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे बोली जाती है। संथाली पूर्वी भारत में, बोडो असम में, सेमा नागालैंड में, फोन नागालैंड में, लाहौली जो है हिमाचल प्रदेश में, कोरवा छत्तीसगढ़ में और लेप्चा सिक्किम में बोला जाता है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में श्रम कानून निलंबित। जो लेबर लॉज हैं वो सस्पेंडेड हैं उत्तर प्रदेश में। देखते हैं त्वरित प्रसंग क्या है। हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र राज्य की औद्योगिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने के लिए एक उपाय के रूप में आगामी 3 वर्षों के लिए सभी व्यवसाय और उद्योगों को श्रम कानून से छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है। ठीक है,
क्या है कि कोरोना वायरस जो कोविड-19 महामारी है उसको ध्यान में रखते हुए जो राज्य की औद्योगिक गतिविधियां हैं उसको फिर से पटरी में, आप जानते हैं कि बहुत सारी जो हमारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो ठप पड़ी हुई हैं। तो उनको फिर से ट्रैक पे लाने के लिए एक उपाय के रूप में 3 वर्षों के लिए सभी व्यवसायों और उद्योगों को श्रम कानून से छुट्टी जो है कानूनों से छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। देखते हैं क्या है। जो राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार द्वारा लागू किए गए अध्यादेश के माध्यम से जितने भी प्रतिष्ठान हैं, कारखाना है, व्यवसाय पर लागू होने वाले श्रम कानूनों में उन्हें छूट प्रदान की जाएगी। सभी प्रतिष्ठानों में, सभी कारखानों में, सभी व्यवसायों में उन्हें श्रम कानून जो लागू होने वाले श्रम कानून हैं उनमें जो है कुछ छूट उनको दी जाएगी। देखते हैं। हालांकि इस अवधि में भी राज्य में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम और 1923 बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, 1976 और बंधुआ मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा लागू होगी। देखिए इसमें सरकारों द्वारा किए गए परिवर्तन क्या हैं। देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 जो राज्य हैं सरकारों ने अपने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए रोजगार और निवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। कौन कौन से राज्य हैं ये? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने भी श्रम कानूनों में अहम बदलाव की घोषणा की है। किसने किसने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, अब उसके बाद गोवा, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने भी श्रम कानूनों में बदलाव की घोषणा कर दी है। अब देखिए राज्य सरकारें इसे निवेश, नौकरी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अच्छा फैसला बता रही हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट है और जो है इकोनॉमी है, ये तीनों जो है स्पीड में आ जाएंगी। ग्रोथ जो है, जो साइकिल है वो चलने लगेगी, ये राज्य सरकारें कह रही हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है फूड ट्रेन। अब ये देखिए हमारा खत्म हो रहा है टॉपिक लगभग, अब राष्ट्रीय टिप्पणियाँ बच रही हैं वो हम कवर करेंगे, और इसमें कुछ और है, 1 मिनट इसको कवर कर लेते हैं। देखिए राज्य सरकार के अध्यादेश के अनुसार 3 वर्षीय अवधि में अन्य सभी श्रम कानून निष्प्रभावी हो जाएंगे, जिसमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों की स्वास्थ्य और काम करने की आगे की राह आसान होगी। ठीक है ना। तो जितने जो है 3 वर्ष में जितने भी अन्य जो श्रम कानून है वो जो है बिल्कुल उनका कोई जो है निष्प्रभावी हो जाएंगे, उनका कोई जो है प्रभाव नहीं रह जाएगा। और इसमें से जो औद्योगिक विवाद को निपटाने और व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिक के स्वास्थ्य और काम करने की आगे की राह जो है आसान हो जाएगी। ठीक है ना। जो हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स जिस तरीके के होते हैं जो, और आपकी जो सुरक्षा है, मतलब जो हमारी सेफ्टी है, व्यावसायिक ट्रेड की सेफ्टी है, बिजनेस सेफ्टी है, और जो श्रमिक्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके हेल्थ को जो देख के आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो इजी और हो जाएंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कागजी कार्रवाई का काम किया। क्या है? मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम और कारखाना अधिनियम सहित प्रमुख अधिनियमों में संशोधन किए हैं। ठीक है ना। तो औद्योगिक जो विवाद अधिनियम है और कारखाना अधिनियम, होता क्या है कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि इससे जो है चीज़ें जल्दी रिजॉल्व नहीं हो पाती और टाइम टेकिंग हो जाता है। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस है वो सारी चीज़ें लटकी रह जाती हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान करने का जो है विचार किया जा रहा है कि जिससे जो है जो हमारी इकोनॉमी है वो फिर से बूस्ट हो सके। साथ ही कंपनियों ने कोविड-19 संकट से तेज़ी से उबरने में मदद करने के लिए कागजी कार्रवाई को कम कर दिया है। ठीक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने विभिन्न कदमों की घोषणा करते हुए ये कहा है कि देश में सभी कारखानों में कार्य करने की जो पाली है वो 8 घंटे से बढ़ाकर 18 घंटे की होगी। तो थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ कर दिया है और सप्ताह में 72 घंटे के ओवरटाइम की मंजूरी दी गई है। अब ओवरटाइम भी किया जा सकता है। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधानुसार शिफ्टों में परिवर्तन कर सकेंगे। ठीक है। अपना जो है जिस शिफ्ट में जो टाइमिंग जो है सही रहेगी उस अकॉर्डिंग टाइमिंग अपना वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय टिप्पणियाँ, उसको हम देखते हैं। देखिए फूड ट्रेन क्या है? लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, FCI जो है, इस वर्ष अपना ध्यान अल्प भोजन वाले राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि में अनाजों को ट्रेन से पहुंचाने पर केंद्रित कर रही है। क्या है फूड ट्रेन?
जो हमारी एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसे जो राज्य जहाँ पे भोजन की अल्पता है, भोजन की कमी है, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वहाँ पे ट्रेनों के माध्यम से अनाज को पहुँचाया जाएगा। देखिए 80 करोड़ गरीब जनता जो है को सार्वजनिक जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा दोगुना खाद्यान्न आपूर्ति इससे किया जा सकेगा। इन ट्रेनों को फूड ट्रेन कहा गया है, जो हमारा फूड कैरी करेगा, जो फूड सरप्लस एरियाज़ हैं वहाँ से फूड डेफिसिट एरियाज़ को में फूड को सप्लाई किया जाएगा, और जो है जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके तहत जो खाद्यान्न है जो दिया जाता है लोगों को, वो 2 गुना जो है कर दिया जाएगा। 31 मार्च 2020 में एफसीआई ने 58 रैक्स की खेप को भारतीय रेलवे के माध्यम से लगभग 1.6 टन गेहूँ, 1.6 टन गेहूँ और चावल जो है विभिन्न अल्प खाद्यान्न वाले राज्यों को भेजा। ठीक है, और ये अब चीज़ें शुरू हो गई हैं, भेजना शुरू हो गया, ट्रेन चल रही हैं, जो आपके फूड हैं वो स्टोर करके जहाँ पे फूड की कमी है जिन राज्यों में, वहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रचुर खाद्यान्न जो फूड सरप्लस वाले एरियाज़ जैसे पंजाब हो गए, हरियाणा हो गए, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश हैं, वहाँ से जो है रैक्स की मात्रा को लेकर ट्रेनें रवाना की जाएंगी। और 24 मार्च 2020 को सरकार द्वारा पीडीएस के माध्यम से 5 किलो राशन की जो हकदारी है लोगों को, उसके अतिरिक्त 5 किलो राशन और प्रति व्यक्ति देने की घोषणा की गई है, मतलब दुगना कर दिया गया है। अब इससे क्या है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो एफसीआई हमारी है उसने लगभग 40 रैक्स प्रतिदिन की दर से 350 रैक्स के लगभग 1 मिलियन टन खाद्य को प्रेषित किए जाने का लक्ष्य रखा है कि जो है आपका लगभग 1 मिलियन खाद्यान्न जो है उनको जो है सप्लाई किया जाएगा। तो ये हमारा फूड ट्रेन था, जिसमें जो है जो एफसीआई है वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू लोगों को दुगना जो है अब अन्न देने की कोशिश करेगी, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है और बहुत सारे लोग अपना एम्प्लॉयमेंट जो है खो चुके हैं। तो ऐसे जो है सिचुएशन में जो फूड डेफिसिट एरियाज़ हैं वहाँ से फूड सरप्लस एरियाज़ हैं वहाँ से फूड डेफिसिट एरियाज़ को ट्रेनें चलेंगी, जो है आपके खाद्यान्न को, जो फूड मटीरियल्स हैं उनको लेके जो है ट्रांसफ़र करेंगी दूसरे राज्यों में। नेक्स्ट है किसान ऐप, पीएम किसान ऐप। ठीक है, क्या है पीएम किसान ऐप? 24 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1 वर्ष पूरे हो गए और इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान ऐप को लॉन्च किया। किसके 1 वर्ष पूरे हो गए? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। ठीक है, तो देखेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 1 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी जो है अवसर पे जो आपके किसान मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम किसान ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से क्या होगा कि किसानों को अपनी पेमेंट के स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना, कि क्या स्टेटस है, कब पेमेंट हो पाएगा, ये सारी जानकारी किसानों को मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है देश का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा। ठीक है, देश का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन सा है? तो फरवरी 2020 में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बन गया है। तो देखिए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्लास्टिक के स्थान पर इको फ्रेंडली विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इस हवाई अड्डे से प्रति वर्ष 68.5 मिलियन यात्री सफ़र करते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है रश होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ज्ञातव्य है कि भारत ने वर्ष 2020 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2022 तक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसका जो है हम कम्प्लीटली उसको समाप्त कर देंगे, उसका यूज़ करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे सॉइल के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ये एक तरीके का पोल्यूशन कॉज करता है और जो बहुत ही डेंजरस पोल्यूशन है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट रहता है हमारे सॉइल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव, नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल। 21 फरवरी से 23 फरवरी 2020 को नई दिल्ली के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण द्वारा पहला राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव का आयोजन किया गया। ये पहला जो है राष्ट्रीय जैविक भोजन उत्सव है और किसने किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया गया है। कहाँ पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। और कब किया गया है? 21 से 23 फरवरी 2020 को किया गया।
इस उत्सव में 150 महिला उद्यमियों ने भाग लिया। 150 महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा मसाले, फल, सब्जी, शहद, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जो है प्रोडक्ट्स को या प्रोड्यूस को जो है प्रदर्शित किया गया, उनका एग्जीबिशन लगाया गया। अब देखिए क्या है, इस उत्सव का जो उद्देश्य है वो जैविक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है ना, जैविक उत्पादक मतलब ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो है यूज़ को बढ़ावा देना है। ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मतलब है जिनमें जो है कोई इस तरीके का जो फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक वे में जो है बनाई जा रही हैं और उगाई जा रही हैं, ताकि जो है हेल्थ जो बेनिफिट्स हैं वो मैक्सिमम हो सके और हमारा हेल्थ जो है डिटोरिएशन कम हो सके। ठीक है, तो इसका थीम जो था अनलीशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। तो थीम ध्यान रखना है, अनलीशिंग इंडियाज़ ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारतीय कौशल संस्थान। भारतीय कौशल संस्थान क्या है? देखिए, हाल में ही जो हमारे गृह मंत्री हैं और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान, कौन कौन किसने किसने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री, इन दोनों ने गुजरात के गांधीनगर में भारतीय कौशल संस्थान, जिसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्किल, IIS, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्किल, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डिजिटल आधारशिला रखी है। इसके पहले सितंबर 2019 में बम्बई में इस संस्थान का बुनियाद रखा जा चुका है। पहले इन संस्थानों में एरोस्पेस, डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑयल और गैस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, किस में प्रशिक्षण दिया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में? देखिए, एरोस्पेस में, डिफेंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, फिर ऑयल और गैस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब देखिए क्या है कि देश में IIT और IIM की तर्ज पर मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो IIT और IIM के तर्ज पर IIS, इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्किल का जो है को स्थापित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पे? मुंबई, अहमदाबाद और कानपुर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री द्वारा दिव्यांगों को उपकरण वितरित किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री ने जो हमारे दिव्यांग हैं उनको कुछ इक्विपमेंट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। क्या है? 29 फरवरी 2020 को संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ के उपकरण दिव्यांगों एवं बुजुर्गों की सहायता के लिए वितरित किए। कितने करोड़ की जो है उपकरण? 60 करोड़ की दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए वितरित किए गए। कहाँ पे? संगम जो है नगरी प्रयागराज में। अब देखिए, दिव्यांगजन और बुजुर्गों की सहायता करने के लिए उपकरण ये प्रदान किए गए हैं और यह एक ही दिन में किसी सरकारी कार्यक्रम में इतने उपकरण बांटने का अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। कितने उपकरण बांटे गए हैं? ये लगभग 26,711 जो दिव्यांगजन है और बुजुर्गों को उपकरण बांटे गए हैं। तो क्या है कि इस वितरण को 75% जो बजट उसका है वो केंद्र ने जो है उसका किया है और 25% बजट जो है सांसद विधायक निधि से खर्च होना तय हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मध्याह्न भोजन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे। जो मिड डे मील कार्यक्रम है उसमें वेस्ट बंगाल है वो सबसे आगे है। इस कार्यक्रम में बिहार, उत्तराखंड क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पे। तो याद रखिएगा, मिड डे मील में या मध्याह्न भोजन में पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, सेकंड नंबर पे बिहार है और थर्ड पे हमारा उत्तराखंड है। पश्चिम बंगाल ने पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 18 और 19 में अगर देखा जाए तो अब इसका हमें डाटा नहीं देखना है कि कितने स्कूली छात्राओं को जो है भोजन का दोपहर का भोजन मिला है। मतलब ये है कि ये जो हमारा पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज़्यादा भोजन वितरण किया है मिड डे मील के अंतर्गत छात्रों और छात्राओं को। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है इसी में जो है पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे बिहार है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जावान शहरों की सूची में हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पर हैं। ठीक है, ऊर्जावान जो सूची है उसमें जो है हैदराबाद और बेंगलुरु शीर्ष पर हैं। तो वैश्विक संपत्ति सलाहकार JLL इंडिया द्वारा हाल में ही सूची एक जारी की गई है और सूची में सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र के रियल एस्टेट गतिविधियों के लिहाज से हैदराबाद दुनिया का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है।
किसके किसके क्षेत्र में? सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में रियल एस्टेट गतिविधियों में हैदराबाद सबसे ऊर्जावान क्षेत्र बन के उभरा है और दूसरे पायदान पे जो है बेंगलुरु शहर है। ठीक है, तो हैदराबाद और दूसरे नंबर पे बेंगलुरु है। हाँ, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो पुणे है, तो ये ध्यान रखिएगा। पुणे 12वें नंबर पे है, कोलकाता 16वें पे और मुंबई 20वें नंबर पे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो बेंगलुरु शहर है वो क्या है? दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे हमारा हैदराबाद है, पुणे 12वें नंबर पे है, कैलकाटा 16 पे है 16वें नंबर पे और मुंबई 20वें स्थान पे है। देखिए, भोपाल में खुला भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक, तो इम्पॉर्टेंट है ये। 24 जनवरी 2020 को केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने भोपाल में मध्य प्रदेश में ई कचरा क्लिनिक, देश के पहले ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये इतना ही देखते हैं। और जो हमारा अब देखिए नेक्स्ट है, देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर झरिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो झरिया जो है हमारे देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। 21 जनवरी 2020 को NGO ग्रीन पीस इंडिया ने जो हमारा एरो कैप्लिस है चौथा रिपोर्ट जारी किया। इसमें क्या है कि यह राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम NAMP और भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का आकलन करता है। तो देखते हैं जो 5 शीर्ष सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पे है झरिया, झारखंड। दूसरे नंबर पे है धनबाद, झारखंड। तीसरे नंबर पे है नोएडा, उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे है गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। और 5वें नंबर पे है अहमदाबाद। तो देखिए, जो झारखंड है उसके पहले दूसरे नंबर पे 2 स्टेट्स हैं, 2 राज्य हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड के राज्य के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं और उत्तर प्रदेश के 2 हैं हमारे, नोएडा और गाज़ियाबाद। ठीक है, 5वें नंबर पे गुजरात है। अब देखिए स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग हम देखते हैं। तो 22 जनवरी को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस की रिपोर्ट जारी की गई। इस रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान पे रखा गया है। गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे है, पश्चिम बंगाल 3 पे और आंध्र प्रदेश 4 पे। तो स्कॉच गवर्नेंस रैंकिंग में गुजरात 1st पे है, महाराष्ट्र 2nd पे है, पश्चिम बंगाल 3rd पे और आंध्र प्रदेश 4th पे। और अगर देखें नेक्स्ट तो तमिलनाडु है, वो 5वें नंबर पे है। उल्लेखनीय है कि गुजरात को स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, परिवहन और ई गवर्नेंस क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करने के कारण ये जो है पहली रैंकिंग प्राप्त हुई है। किस किस क्षेत्र में? स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, परिवहन, ई गवर्नेंस। देखे हैं कि जो स्कॉन अवार्ड या स्कॉच ग्रुप द्वारा दिया जाता है, जो स्कॉन अवार्ड है वो स्कॉच ग्रुप द्वारा दिया जाता है। स्कॉच ग्रुप भारत का एक थिंक टैंक समूह है जिसकी स्थापना 1997 में हुई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 27th जो हमारा बाल विकास कांग्रेस है 2019 में कहाँ हुआ, कैसे हुआ, देखते हैं। 27वीं बाल विकास कांग्रेस, ठीक है ना, क्या है ये? 31 दिसंबर 2019 को तिरुवनंतपुरम केरल में 27वीं राष्ट्रीय बाल विकास कांग्रेस 2019 का आयोजन किया गया। इसका जो है विषय क्या था, मुख्य विषय देखते हैं। स्वच्छ, हरित, स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। क्या है? स्वस्थ, हरित और स्वच्छ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सुन्नी बोर्ड द्वारा अयोध्या विवाद के बाद उठाए गए कदम। तो अयोध्या विवाद के बाद जो सुन्नी एक बोर्ड है उन्होंने क्या कदम उठाए? फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा यह जानकारी दी गई कि वह सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या के फैसले के बाद आवंटित 5 एकड़ ज़मीन पर मस्जिद के साथ साथ भारतीय इस्लामिक अनुसंधान केंद्र, एक हॉस्पिटल और एक पुस्तकालय निर्माण करेगी। क्या क्या निर्माण करेगी? 5 एकड़ ज़मीन में एक मस्जिद तो करेगी ही, साथ में एक भारतीय इस्लामिक अनुसंधान केंद्र करेगी और दूसरा है एक हॉस्पिटल और एक पुस्तकालय जो है वहीं पे बनाएगी। इसमें क्या है कि इस बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली 5 एकड़ ज़मीन को वो स्वीकार करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स हैं वो कहते थे कि ये हमें 5 एकड़ ज़मीन नहीं चाहिए, नहीं लेंगे। लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड का जो फैसला है वो ये है कि वो ये 5 एकड़ ज़मीन स्वीकार करेगी और इसमें मंदिर के निर्माण के साथ एक ट्रस्ट का गठन भी करेगी।
नेक्स्ट हमारा है वायाकोम सत्याग्रह मेमोरियल संग्रहालय। वायाकोम सत्याग्रह मेमोरियल म्यूजियम के बारे में देखेंगे। 21 जनवरी 2020 को केरल राज्य के कोट्टयम जिले में स्थित वायाकोम नामक नगर में वायाकोम मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? केरल के कोट्टयम में। ये इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी 2020 को केरल के कोट्टयम में वायाकोम नामक नगर में वायाकोम सत्याग्रह मेमोरियल का संग्रहालय उद्घाटित किया गया। तो देखिए, ये जो संग्रहालय का निर्माण है वो वायाकोम सत्याग्रह की ऐतिहासिक घटना के स्मरणोत्सव के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पर गांधी जी के कांसे की एक मूर्ति निर्मित की गई है। गांधी जी के कांसे की मूर्ति निर्मित की गई है। देखिए, वायाकोम सत्याग्रह 1924 और 25 में। अब वायाकोम सत्याग्रह से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। वायाकोम जो सत्याग्रह है 1924 और 25 के बीच मुख्यतः अस्पृश्यता, ठीक है, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध चलाया गया क्षेत्रीय आंदोलन था ये। और इस आंदोलन में शामिल होने के लिए गांधी जी ने भी 9 मार्च 1925 को वायाकोम जो है वो पहुंच गए थे। कब पहुंचे थे? 9 मार्च 1925 को। अब देखिए, वायाकोम जो है केरल के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहीं पे 1936 में वायाकोम महादेव मंदिर से मंदिर प्रवेश की उद्घोषणा हुई थी। तो मंदिर में प्रवेश का प्रोक्लेमेशन यहीं से किया गया था 1936 में। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वायाकोम केरल के इतिहास के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन का कार्य दिवस। तो बहुत सारी प्राइवेट जो हमारी MNCs होती थी, तो वहाँ पे हम देखते थे कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो 5 डेज़ का उनका वर्किंग 5 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे सरकारी जो आपके कर्मचारी हैं उनको भी 5 दिन का कार्य दिवस दिया गया, देखते हैं। हाल में ही राज्य सरकारों ने कार्य दक्षता बढ़ाने और लागत से कटौती करने के उद्देश्य से फरवरी माह के अंत में अपने कर्मचारियों के कार्य दिवस में सप्ताह को 5 दिन करने का निर्णय लिया है। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि काम करने के दिन के समय में 45 मिनट की बढ़ोतरी भी की जाएगी। विदित हो कि केंद्र सरकार ने दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल राज्यों ने अपने यहाँ यह सप्ताह में 5 दिन कार्य दिवस की व्यवस्था क्रियान्वित करने का फैसला किया है। ठीक है, तो जो है 5 दिन तो कर देगी हफ्ते में और 45 मिनट हर दिन बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो 5 जो है कार्य दिवस कहाँ कहाँ पे जो है ये किया गया है, केंद्र सरकार ने की दिशा निर्देश है। और ये जो है राजस्थान, बिहार, पंजाब, दिल्ली और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे जो है ये क्रियान्वित करने का फैसला कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और नेशनल इश्यूज़ पे जो है ये लास्ट हमारा वीडियो है, लास्ट है। इसके बाद ये सेकेंड लास्ट है एक्चुअली, एक वीडियो और हम बनाएंगे और हमारा जो नेशनल इशू है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।